इंडिया न्यूज पर वोट यात्रा में हम मध्य प्रदेश के गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनावी कैंपेन में हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एक है गुना लोकसभा। गुना लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं आती हैं। यहाँ की आबादी करीब 25 लाख है। शहरों में रहने वालों की आबादी करीब 25.18% है। गांव में 74.82% आबादी रहती है। एससी 15.6% है। गुना लोकसभा में सबसे ज्यादा 82.48% हिंदू है और 12.37% मुस्लिम आबादी है। 2019 लोकसभा चुनाव में 16 लाख मतदाता थे, जिनमें से 70.2% लोगों ने मतदान किया। गुना शहर मध्य प्रदेश के मालवा पठार पर पार्वती नदी के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसे चंबल और मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। गुना कभी चंद्रप्रयोत महेश सेना के बसाए अवंती साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अवंती अब मगध के अधीन आ गया तो गुना में भी मगध साम्राज्य का हिस्सा हो गया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठा राणोजी राव सिंधिया ने जब गुना पर अधिकार कर लिया तो ये ग्वालियर में शामिल हो गया। गुना में 18वीं शताब्दी के कई मंदिर और किले हैं। इनमें अधिकांश किले टूटे फूटे हैं, लेकिन समृद्ध वास्तुशिल्प के कारण इनकी अहमियत आज भी बनी हुई है। 18वीं शताब्दी में मराठा राजाओं ने बजरंगगढ़ किला और भदोरा किला जैसे कई प्राचीन किलों का निर्माण करवाया। 2019 से पहले जब गुना सीट सिंधिया परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती थी, लेकिन 17वीं लोकसभा चुनाव के बाद शाही परिवार के हाथों में ये सीट निकल गई। पिछले लोकसभा चुनाव में सिंधिया बीजेपी के कृष्णपाल सिंह यादव से चुनाव हार गए। 2019 का लोकसभा चुनाव सिंधिया ने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, जब सिंधिया 4,86,105 वोट ही हासिल कर पाए और करीब 1.25 लाख वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। इस बार बीजेपी ने इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राव यादवेंद्र सिंह को ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म 1 जनवरी 1971 को मुंबई में माधवराव सिंधिया और माधवी राजे सिंधिया के घर हुआ। वह भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ग्वालियर रियासत के अंतिम शासक रहे। जीवाजीराव सिंधिया के पोते हैं। 1971 में सरकार के भारतीय राजघरानों में मिलने वाली विशेष धनराशि और उपाधियों को समाप्त कर दिया गया था। उसके पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ समय के लिए ग्वालियर के क्राउन प्रिंस रहे, सिंधिया ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन बाद में वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए और वहां से 1993 में इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। 2001 में उन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली। 10 मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के नेतृत्व में असंतोष का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि तब कांग्रेस ने एक बयान जारी कर दावा किया कि उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित किया गया है। 11 मार्च 2020 को सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया चुनाव प्रचार के लिए निकलने वाले हैं। पार्टी ऑफिस के कार्यकर्ता और समर्थक उनका इंतजार कर रहे हैं। इस बीच हमें राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी से बात करने का मौका मिला। तो 2024 का चुनाव चल रहा है। उस चुनाव में कई सारी हस्तियां हैं जो चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। ऐसे में प्रदेश के एक बड़े आदिवासी नेता, और सबसे बड़ी खासियत है कि मध्य प्रदेश की जितनी भी आदिवासी सीटें हैं, चाहे वो मालवा क्षेत्र की हों, चंबल क्षेत्र में हों, उनमें ड्यूटी लगाई गई है। और इसके तहत आखिर क्या स्थिति कही जाती है, क्या समीकरण 2024 का इलाके की स्थिति है, वहाँ का वोट परसेंटेज क्या है, पहले दौर की वोट हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सांसद राज्यसभा। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस बार का लोकसभा चुनाव क्या कहते हैं? देखिए, इस बार का लोकसभा चुनाव है वो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और इस चुनाव में खासकर गरीब जनता का जो कल्याण हुआ है पिछले 10 सालों में, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और अब की बार देश की जनता का, और ख़ासकर मैं उस क्षेत्र की बात करूं जहां आदिवासी हमारे समाज के भाई और बहन रहते हैं, उस क्षेत्र की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। और मोदी जी की गारंटी की वजह से पहला जो मतदान हुआ है मध्य प्रदेश की 6 सीटों पे, वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज अगर कम हो तो फिर वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक तकलीफ होती है। नहीं, वोटिंग परसेंटेज है,
ठीक है, वोटिंग परसेंटेज इतना भी कम नहीं है। जो पिछली बार की तुलना में आज 1-2% का अंतर है, कहीं जगह बड़ा भी है। और आने वाले दूसरे चरणों में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और आदिवासी सीटों पर हम सब भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीतेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो बड़ी संख्या में महिलाओं ने फूलों से उनका स्वागत किया। वोट यात्रा में इंडिया न्यूज की टीम भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चुनावी कैंपेन में लगातार साथ रही। हमने सिंधिया से उनकी चुनावी रणनीति को लेकर खास बातचीत भी की। 2024 का चुनाव चल रहा है और 2024 के चुनाव में एक बार फिर से गुना लोकसभा पर सबकी नजर बनी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पहले भी कई साल से यहाँ पर उपस्थिति दे चुके हैं, विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, मोदी की गारंटी पर चुनाव हो रहा है। इस वक्त सिंधिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे इस बार का चुनाव क्या कुछ कहता है। सिंधिया जी, 2024 का चुनाव क्या कहता है? 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केवल चुनाव नहीं, भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। भारत विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभर रहा है और वो भारत जमीनी स्तर से ज्ञान को समेटते हुए, गरीब को समेटते हुए, युवा को समेटते हुए, अन्नदाता को समेटते हुए और नारी शक्ति को समेटते हुए, ग, य, आ और न, ज्ञान को समेटते हुए आज भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इतिहास में कभी भी, भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद इतनी गहरी तरीके से एक एक योजना का क्रियान्वयन भारत के इतिहास में नहीं हुआ है जो पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। कुछ उदाहरण मैं आपको, मनोज जी, आपको दे दूं। आयुष्मान कार्ड जो आज 30 करोड़ लोगों के हाथों में पहुंच गया है, जहां 5 लाख स्वास्थ्य का लाभ निःशुल्क देश के किसी भी अस्पताल में जो रजिस्टर्ड हों उनमें उपलब्ध हर एक व्यक्ति को। किसान सम्मान निधि, 11 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं, 6,000 रुपया हर वर्ष डायरेक्ट उनके खाते में। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो आप और हम बार बार करते हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। 6,000 मतलब 6,000, 5,999 नहीं, 6,000 रुपया बिना किसी बिचौलिए के। लेकिन मैं यहाँ पर कई जगह घूमा, मुझे देखने में मिला है कि जो शौचालय हैं, जो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, उनमें अभी भी जो छोटे स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कुछ पैसा ले रहे हैं कि साहब 10,000 दो तब हमको प्रधानमंत्री आवास बनेगा। देखिए, ये संभव ही नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और डबल इंजन की सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक एक लाभार्थी को अपना हक मिले, ये डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य नहीं, हमारा धर्म है। और अगर ये कोई भी ऐसी सूचना आती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और एक एक व्यक्ति के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। इस बार जो चुनाव हो रहा है, खाऊंगा और ना खाने दूंगा, ये पक्का है। ये न खाऊंगा ना खाने दूंगा, भले ही पुराना नारा हो गया लेकिन ये अब भी चल रहा है। एक बड़ी चीज़ है क्योंकि आप विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा तो नहीं है, लेकिन विपक्ष कैसा एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है गुना में कि साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो बाहर ही कैंडिडेट हैं और लोकल के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये क्या मुद्दा? तो जो कांग्रेस है यही मुद्दा 17 साल क्यों नहीं उठाया? मैंने ये सवाल पूछा कि अभी जब बीजेपी में चले गए तो मुद्दा उठा रहे, जब कांग्रेस में मेरे पूज्य पिताजी 15 साल इस क्षेत्र का नेतृत्व करते थे, तब उनका टिकट क्यों नहीं काटा? और जब मेरी आजी अम्मा पहली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी 1952 में गुना से, तब उनका टिकट क्यों नहीं काटा? अगर सिंधिया परिवार गुना का नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूँ कौन गुना का है? ये बड़ा सवाल है कि कौन गुनाह का है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनके भाई आपके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, वो कांग्रेस से खड़े हुए हैं। खजुराहो में ऐसा हुआ कि फॉर्म जो था उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं और कैंडिडेट ही बाहर हो गया इंडिया गठबंधन का। अभी भी वक्त है, क्या गुना में भी ऐसी घटना घट सकती है? देखिए, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को हक है प्रजातंत्र में जनता के समक्ष जाने का। मेरा प्रतिद्वंदी हो, चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी हो, कोई और भी प्रत्याशी हो, हर प्रतिद्वंदी का पूरा मान सम्मान करना मेरा धर्म होता है। युद्ध के मैदान में भी धर्म का पालन होता था पुराने ज़माने में, आज भी युद्ध के मैदान में
मैं धर्म का पालन करता हूँ। किसी प्रतिद्वंदी का मान सम्मान को कभी भी चोट ना मिल पाए। ये पहली बार है क्या कि ये बार 2024 का लोकसभा चुनाव जो देख रहा हूँ उसमें चूंकि विपक्ष के पास तो मुद्दे नहीं हैं, लेकिन मुद्दों के ऊपर सनातन भारी पड़ता दिख रहा है, मुद्दों के ऊपर श्री राम भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? देखिए, भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज समूचे रूप में उभर रहा है। और मेरा इसका कहने का तात्पर्य क्या है? मेरा कहने का तात्पर्य है कि भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। 11वीं आर्थिक शक्ति थे हम 2014 में, आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए। अगले 2 साल के अंदर हम तीन नंबर पे पहुंच जाएंगे, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। पर उसी के साथ भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। आप बात करिए केदारनाथ से बद्रीनाथ तक, केदारनाथ बद्रीनाथ से काशी विश्वनाथ तक, काशी विश्वनाथ से अयोध्या धाम तक, अयोध्या धाम से उज्जैन महाकाल तक, महाकाल से हमारे गुरुवायूर के मंदिर तक, गुरुवायूर से मदुराई तक, मदुराई से रंगनाथ स्वामी मंदिर तक, रंगनाथ स्वामी से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से रामेश्वरम तक। आज भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। जब राम मंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ की गई, केवल भारत के 140 करोड़ लोग नहीं देख रहे थे, विश्व के लोग देख रहे थे। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से, लंदन से ट्रफेलगर स्क्वायर से, पेरिस के शॉज़-एलिज़े तक। तो भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो सनातन धर्म जरूर एक मुद्दा बनेगा, और जो सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं उनके विरुद्ध हम सबको उठकर अपना, आज के ज़माने में हमारा अस्त्र शस्त्र हमारा मत है, उसका उपयोग करके उनको जवाब देना होगा। सबसे ज़्यादा जो बयानबाजी होती है वो आपके बीच में और दिग्विजय सिंह जी के बीच में होती है। मेरी कोई बयानबाजी, दिग्विजय सिंह जी के, राज साहब के साथ कोई बयानबाजी नहीं होती। मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं कोई आपके पड़ोस से चुनाव लड़ रहे हैं, को लड़ने दो। मैंने कहा ना, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। आपको उपस्थिति दर्ज करने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बीजेपी से? जहाँ पार्टी मुझे भेज रही है मैं सब दूर जा रहा हूँ। अभी तो चुनाव कैंपेन तो अभी शुरू हुआ है। शुरू हुआ है। ये एक आपने गुना लोकसभा क्षेत्र में मैंने देखा, क्योंकि ग्वालियर में भी कई सारे विकास की चीज़ें हुई हैं, गुना में भी बहुत सारे विकास की चीज़ें हुई हैं, चाहे ट्रेनों का स्टॉपेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, शिक्षा की बात हो, लेकिन कई साल से प्रयास आप करते रहे हैं। एक प्रयास, क्या आपको लगता है कि कुछ चीज़ है जो खटकती है, कुछ चीज़ जो रह गई हो, इस बार उसे ज़रूर करना है, यहाँ के लोगों को ध्यान में रख? बहुत सारी चीज़ें करना है। विकास और प्रगति का चक्र मनु कभी भी समाप्त नहीं होता। अगर 10 चीज़ें हो जाती हैं तो 10 और चीज़ों की आशा और अभिलाषा मन में निकलती हैं हमारे क्षेत्र के लिए करने के लिए। जैसे आपने कहा, इंजीनियरिंग कॉलेज लग गया, पानी की योजना आ गई। ये सड़कें नहीं थी जब मैं आया था। यहाँ से मार्की मऊ जाने के लिए हम लोगों को 2 घंटे लगते थे। ये सड़कें हमने बनवाई हैं, ये खंबे हमने लगवाए हैं, ये तार हमने लगवाए हैं, डीपी लगवाई है, ट्रांसफार्मर लगवाई है। पर विकास और प्रगति का चक्कर निरंतर रहता है। अभी भी चुनाव के पहले 5-5 स्टॉपेजेस ट्रेन की दी, 1 अशोकनगर में, 4 मुंगावली में, 2 बदरवास में, और वो निरंतर चलता रहेगा। मेरा जनसेवा में मेरा लक्ष्य राजनीति नहीं है, मेरा लक्ष्य विकास और प्रगति है, और विकास और प्रगति तो निरंतर होता है। चुनाव प्रचार के दौरान सिंधिया स्थानीय लोगों से मिले, उनसे बातचीत की। सिंधिया से मिलने के लिए बच्चे भी बड़ी संख्या में जुटे। सिंधिया मध्य प्रदेश के राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। उनसे मिलने के लिए सैकड़ों लोग उनका इंतजार करते हैं। जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया, माला पहनाई और पैर भी छुए। बूढ़े, युवा और बच्चे, हर कोई अपने मंत्री को सुनने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचे। मंच पर भी उनसे मिलने वालों की अच्छी खासी संख्या थी। लोग उन्हें स्कार्फ दे रहे थे, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे। सिंधिया भी अपने समर्थकों का प्यार देखकर काफी खुश हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। सिंधिया एक बुजुर्ग महिला से मिलते हैं और उन्हें प्याज भेंट करते हैं। उस महिला ने भी प्याज इसलिए दी कि कहीं लू न लग जाए। इसके बाद वो जनसभा को संबोधित करते हैं। वो कहते हैं कि किस तरह वो अपने क्षेत्र के लोगों से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अपने संबोधन में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस सरकार में हुए विकास कार्यों को लेकर तंज भी कसते हैं। मन में एक आशा और एक जिज्ञासा थी।
आपके समक्ष उपस्थित होने के लिए। जैसे ही सिंधिया ने अपना संबोधन खत्म किया, लोगों ने उनके समर्थन में नारेबाजी की। सिंधिया ने भी समर्थकों का हाथ हिलाकर शुक्रिया किया। झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी से हमारे आदिवासी समुदाय, चाहे भील हो, बिलाला हो, बरेला हो, सहरिया हो, सभी को इस क्षेत्र में माधव महाराज के समय में बसाया था और खेती के लिए जमीन भी दिलवाई थी। अत्याचार करेगा कोई भी हो, कोई भी मेरे आदिवासी समाज के साथ अत्याचार करे, कोई भी झूठा केस लगाए, कोई भी आपके साथ भ्रष्टाचार करे, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं उसका सामना करूंगा मेरे भाई और बहनों। हाथ उठाकर आश्वासन दो, हाथ उठाकर आश्वासन दो, मुट्ठी बांधो और कमल का फूल बनाओ, कमल का फूल बनाओ। मोदी जी के हाथ को हम मजबूत करेंगे। 7 तारीख को एक वोट डलेगा, कमल का बटन दबेगा, भारत का झंडा उजागर होगा और पमोरी में नया इतिहास रचा जाएगा मेरे भाई और बहनों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो मेरे साथ, भारत माता की। सिंधिया के चुनाव प्रचार को कवर करते हुए हम गुना के स्थानीय बाजार और लोगों से उनकी उम्मीदें जानने के लिए पहुंचे। ये बताओ, सरकार चल रही है, सरकार में खुश हो आप? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या बिजली नहीं की, पानी की? अरे कछु की नहीं है मोदी सरकार में। मोदी सरकार में कोई नहीं है? तो साहब ये बताओ, कोई समस्या नहीं है? क्या कोई समस्या? नहीं सरकार बढ़िया चल रही है? चल रही बिजली पानी सड़क सब बढ़िया है? हाँ बढ़िया है। और राम मंदिर? राम मंदिर भी चल रही है। अच्छा, कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। बिजली पानी सड़क नहीं है, नहीं समझ। कोई समस्या नहीं है? हमारे क्षेत्र की केवल एक ही मांग है कि हमारे क्षेत्र में सीएम राज स्कूल होना चाहिए। अच्छा, ये हमारे क्या है, आदिवासी क्षेत्र है और शिक्षा के मामले में बहुत ही कमजोर है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्या हॉस्पिटल तो बन गई है लेकिन डॉक्टर समय पर उपस्थित नहीं होते हैं और स्कूल हैं, गांव-गांव स्कूल हैं लेकिन मास्टर कोई समय पर नहीं आता है। तो फिर भी ये लगा के घूम रहे हो मोदी जी और सिंधिया जी, तो इन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही समय पे सारी चीजें होंगी, फिर क्यों नहीं हो रही है? देखो मोदी जी तो वहाँ से कर रहे हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, मोदी जी गांव-गांव थोड़ी आएंगे। लेकिन जो जिला प्रशासन बैठता है, जो जैसे डीओ साहब हैं, शिक्षा विभाग में है, कलेक्टर साहब हैं, उनकी भी तो जवाबदारी होती है। तो वो तो इनकी बात नहीं मान रहे क्या? तो इनकी बात कैसे मानेंगे? जनता को भी तो मनवाना पड़ती है, जनता कहती है। हाँ भैया, इसलिए हमारी मेन समस्या यही है। यही मेन समस्या है। सनराइज मेन समस्या क्या है? हाँ, लाइट की समस्या है। इधर लाइट काट देते, बार बार पानी देते थे। लाइट काट देते हैं? हाँ। पानी देते नहीं है? पानी देते समय। और तो तुम बताओ, ये कहाँ कान मान पे लगाए घूम रहे हो, क्या है? अरे बढ़िया है। क्या है सब बढ़िया है। और समस्या क्या है? कुछ नहीं है। अरे कुछ तो होगी। कुछ का कोई बेहदी 100 साला हाँ। मतलब बना लाई। हाँ। सरपंच सेक्रेटरी को रुपये नहीं डालते हैं हमरे में अच्छा, खाते में। और बड़ा समस्या है। अच्छा, ये भाई साहब सब ठीक चल रहा है? समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं। ओके रिपोर्ट है? ओके रिपोर्ट है। हैं? हाँ, मंदिर बनी गया, बिजली पानी सड़क सब बन नहीं है। बिजली है? बिजली है। अम्मा बताओ क्या समस्या है? है क्या समस्या? हमको लाला पैसा में से साग बांधे हमरे तो, साग पैसा बांधे हमरे तो। अच्छा, और अकेले 60 साल के देते लाला हमारे, पैसा नहीं मिल रहा है? और पैसा बंद कर गए। और मजूरी मंजूरी नहीं बने बेटा, नहीं मिल पा रही है? नहीं तो बने। भाई साहब आइए, ये भाई साहब ट्रैक्टर चला रहे हैं, इनसे हम बात करते समझने की कोशिश करेंगे। ये बताओ भाई साहब, क्या समस्या है? सब बढ़िया है, सब समस्या ये पानी मानी की नल योजना हो जाए हमारे गांव में धानवाड़ी। पानी नहीं आ रही? हाँ हाँ, वही समस्या और कुछ नहीं। समस्या नहीं। लंबापुरा है, उधर से 2 किलोमीटर से आती है, जहीं रोड पे पास में। और ये पैसा भी नहीं मिल रहा है, औरत बानी इनको कहीं काहे के पैसा नहीं मिले? जी मोदी भैया के, मोदी भैया के वो पैसा ही नहीं मिले। लाडली बहना के का? हाँ, वो नहीं मिले भाई साहब। अब पानी नहीं है यार, पानी सब जगह करना। गुना लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है। देखना है कि 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर यहां से हार चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया अब की बार बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर क्या वापसी कर पाएंगे? इंडिया न्यूज पर वोट यात्रा जारी है। जल्द मिलते हैं किसी और लोकसभा सीट से किसी और उम्मीदवार के साथ।
अरे ममता, कहाँ जा रही है? भरी